नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, यानी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आरपीएससी के द्वारा जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम कर रहे हैं उनको ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित। जी हां, व्याख्या सहित। अगर आपने पहले से व्याख्या नहीं पढ़ रखी, अगर आपने पहले से व्याख्या पढ़ रही है, तो दोनों विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मैं व्याख्या भी बताऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा। जिसने पहले थ्योरी पढ़ रखी है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं, और जिसने पहले थ्योरी नहीं पढ़ रखी उनको मैं थ्योरी भी करवाने वाला हूं। यानी सभी विद्यार्थी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 4th ग्रेड की हो, चाहे 3rd ग्रेड की हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, पटवार हो, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना। और सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया है, राजस्थान का भूगोल, जिसमें हम कितने टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें हम नंबर 1 भौतिक प्रदेश टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर 2 मिट्टियां टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर 3 जलवायु टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, और नंबर 4 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव अभियान टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, और नंबर 5 हमारा टॉपिक चल रहा है जिसकी एक क्लास अब तक हो चुकी है, और 5 नंबर टॉपिक की आज हमारी 2 नंबर क्लास रहने वाली है। और उस टॉपिक का नाम क्या है, अपवाह तंत्र, जिससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे राजस्थान में कौन सी भी भर्ती परीक्षा हो। नदियां और झीलें हम कर रहे हैं, जिसकी एक क्लास में हमने कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, 645 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 645 नंबर क्वेश्चन, यानी यहां तक जो पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वहां तक हम कर चुके हैं। और आज हम कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, 646 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कौन सी नदी से क्वेश्चन पूछा गया, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि पूर्व में, यानी पहले जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पानी पहुंच जाता था। यानी जब घग्गर नदी में बाढ़ आती या पानी का बहाव क्या होता, तेज होता, या पानी की मात्रा तेज होती, तो पानी कहां तक पहुंच जाता था, यह हमें बताना है। तो चलिए इसको समझेंगे हम मैप के माध्यम से। देखिए सारा का सारा भूगोल, हम कंप्लीट भूगोल कह दीजिए, हम करते हैं मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले घग्गर नदी की बात करते हैं। पहले बना लीजिए हमारा प्यारा सा राजस्थान, ये लीजिए रफली हमने क्या बना लिया, ये रफली कह रहा हूं मैं, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या है, ये है राजस्थान। ठीक है जी, राजस्थान बन गया। यहां पर बना लीजिए अरावली, क्या बना लीजिए, अरावली प्रदेश यहां पर बना लीजिए। अब हम बात करेंगे घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है। ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। कहां से, शिवालिक की पहाड़ियों से। कहां से, यहां पर है शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, जहां से क्या होता है, घग्गर नदी का उद्गम होता है। कहां से, शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। तो देखिए आगे, यहां से ये पंजाब, फिर हरियाणा और फिर राजस्थान में ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ से, और हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील से प्रवेश कर गई। और इस प्रकार ये चलती चलती यहां से हनुमानगढ़ गंगानगर होती हुई आगे पाकिस्तान तक चली जाती है। कौन सी नदी, घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी। और पाकिस्तान में कहां तक पानी पहुंच जाता है, फोर्ट अंबास तक पानी पहुंच जाता है। कहां तक है, फोर्ट अंबास। यहां पर क्या है, फोर्ट अंबास, फोर्ट अंबास। ये हो गई घग्गर नदी। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से जल लाती है। देखिए घग्गर नदी क्या है, एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से राजस्थान में पानी ला रही है। हो गया ना, पहला क्वेश्चन आपको यह बता दिया कि एकमात्र नदी जो हिमालय से पानी लाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बनेगा कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनेगा कि ऐसी राजस्थान की कौन सी नदी है, एकमात्र
देखिए एक मात्र लगा रखा हूं, यानी केवल एक ही नदी ऐसी है जो अंतरराष्ट्रीय है। क्या अंतरराष्ट्रीय? किस प्रकार? क्योंकि ये दूसरे राष्ट्र यानी दूसरे देश में भी जा रही है। कौन सा देश है वो? पाकिस्तान में। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय नदी है कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी हो जाएगी। नंबर 4 आपको इसी में से क्या पूछा जाएगा? घग्गर नदी के उपनाम। क्या पूछे जाएंगे? घग्गर नदी के उपनाम पूछे जाएंगे। जैसे सरस्वती इसका नाम है, नट इसका नाम है, नाली इसका नाम है, मर्त इसका नाम है, सोत्तर इसका नाम है। ये सारे नाम याद रखिए। नट तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि घग्गर नदी कहीं पर विलुप्त हो जाती है, कहीं पर क्या हो जाती है? उद्गम हो जाती है। कहीं विलुप्त, कहीं उद्गम, कहीं विलुप्त, कहीं उद्गम, यानी एक प्रकार से ये नटखट वाली नदी है। यानी नोटंक, वो कहते हैं ना नटखटी बालक, उसी प्रकार ये नटखट वाली है, तो इसलिए इसे नट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नट के नाम से जाना जाता है। और मर्त नदी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये कहीं पर विलुप्त हो जाती है, यानी मर जाती है। विलुप्त होना यानी मरना, तो विलुप्त हो जाती है यानी मर्त नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और घग्गर नदी का एक इंपॉर्टेंट नाम है, उसे कहा जाता है राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है घग्गर नदी को। तो देखिए अब घग्गर नदी में पानी ज्यादा आएगा तो पानी कहां तक जाएगा? पाकिस्तान के फोर्ट अंबास तक पानी चला जाएगा। अब और जिले पूछे कौन कौन से जिलों में बहती है? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बहती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। रंग महल तो कौन सी नदी के किनारे होंगे? वो सभ्यताएं हो जाएगी हमारी कालीबंगा, रंग महल कहां पर है? ये हो जाएगी घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे हो जाएगी। और क्या क्वेश्चन बचा है अभी यहां पर? और क्वेश्चन कुछ बचा है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन बचा है। ये देखिए घग्गर नदी क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी हो जाएगी। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी हो जाएगी। तो 5 नंबर पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो। और नंबर 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 6 पॉइंट है कि घग्गर नदी के किनारे या घग्गर नदी के आसपास क्षेत्र पर कौन से प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो यहां पर पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन से पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं घग्गर नदी के किनारे। तो चलिए ये आपका हो गया यहां पर घग्गर नदी की इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए अब उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या दे रखा था? देख लीजिए क्या कह रहा है यहां पर। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान पर होती थी तो पानी कहां तक पहुंच जाता था? देखिए उफान पर होगी तो कहां पर पहुंच जाएगा? फोर्ट अंबास तक पहुंच जाएगा। यहां पर 3 देर का है, कोई बात नहीं, यहां पर 4 नंबर ही आएगा इसका सही आंसर। ये गलती से है और ये RS 2006-7 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम विकास अधिकारी RPSC लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया कि कौन सी नदी है जो राजस्थान की उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? अभी हमने मैप बनाया था ना, इस प्रकार मैप बनाया था हमने। ये देखिए ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो उत्तर दिशा से कौन सी नदी आई थी? ये आई थी हमारी घग्गर नदी। कौन सी आई थी? घग्गर नदी आई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? संगणक भर्ती परीक्षा, कर सहायक भर्ती परीक्षा 2018 और RPSC OWO के एग्जाम में पूछा गया और RPSC कंप्यूटर एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मर्त नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये घग्गर को जाना जाता है। और घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। कहां से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब देखिए माही नदी का उद्गम कहां से होता है? और ऑप्शन की बात करें तो माही, मोरा माही छक्के और चौके मारा है। माही किसको कहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी ना, तो कहते हैं ना मोरा माही मार रहा है। अम मोरा की पहाड़ियां, कहां से इसका उद्गम होता है? अम मोरा की पहाड़ियों से। अम मोरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? लूणी नाग पहाड़ से। कहां से? नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है।
चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो चंबल से, याद रखिए चंपल, याद रखना है केवल चंबल से। आप क्या याद रखोगे? चंपल। और चंपल हम कहां पर पहनते हैं? पांव में पहनते हैं। यानी चंबल नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 649, जयन सिविल डिप्लोमा और कनिष्ठ लिपिक अभियंता में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लीजिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि वाक्कल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? तो चलिए इस नदी को, कौन सी नदी आती है, तो इसको भी हम किससे समझेंगे? मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको? राजस्थान का मैप बनाना आना चाहिए, वो भी रफली। तो इस प्रकार हमारा प्यारा सा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। रफली बनाए तो प्यारा सा राजस्थान इसी प्रकार बनेगा। तो ये राजस्थान हो गया। तो देखिए, एक हमारे राजस्थान की नदी है, उसका नाम है साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी। और कहां से उद्गम होता है उसका? उदयपुर से होता है। कहां पर? उदयपुर से उसका उद्गम होता है। ये रहा उदयपुर। और वो पहाड़ी कौन सी है? तो पहाड़ी हो जाएगी यहां पर पदराला गांव की पहाड़ी है, वो कोटड़ा तहसील से। यहां पर लिख लीजिए पदराला, क्या है? पदराला गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। किसका? साबरमती नदी का। कौन सी नदी का? साबरमती नदी का। और देखिए ये उदयपुर में बहने के बाद कहां पर? गुजरात में चली जाती है। केवल उदयपुर में बहने के बाद कहां पर? गुजरात, क्योंकि यहां पर क्या है? गुजरात। तो ये मुख्य नदी किसकी है? साबरमती नदी ये है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की सहायक नदी है। गुजरात की सहायक नहीं, मुख्य नदी है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। ये है एक पहाड़ी, क्या है? पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये है पदराला गांव की पहाड़ी। कौन सी? पदराला गांव की पहाड़ी, जो उदयपुर में, कहां पर है? उदयपुर में पदराला गांव की पहाड़ी। यहां से उद्गम होता है कौन सी नदी का? साबरमती नदी का। तो नदी बना लीजिए। देखिए नदी, ये रही नदी, यहां से उद्गम हुआ और इस प्रकार नदी आती है। ये नदी आ गई और यहां पर राजस्थान की सीमा बना लीजिए। इस प्रकार बना लीजिए राजस्थान। इधर क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। इधर क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो इस प्रकार हो गया गुजरात और राजस्थान। यहां पर देखिए साबरमती जो नदी है, इसमें आकर मिलती है कुछ नदियां, जिसे हम क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 पर आपको याद रखना है सेई नदी, जो कहां से आती है? इस तरफ से आती है। कौन सी नदी? सेई नदी। कौन सी? सेई नदी इधर से आती है। एक इधर से आकर यहां पर मिलती है वाक्कल नदी। कौन सी नदी मिलती है? वाक्कल। इससे बाद में मिलेगी। यहां पर देखिए, यहां से कट कर इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, यहां पर कर लीजिए और यहां पर कर लीजिए वाक्कल नदी। ये है वाक्कल नदी। कौन सी? वाक्कल नदी यहां पर आकर मिलती है। वाक्कल नदी सेई हो गई, वाक्कल हो गई। और कौन सी है? यहां पर मिलेगी लास्ट में वेत्रक नदी। कौन सी? यहां पर मान लीजिए वेत्रक नदी है। कौन सी? वेत्रक नदी। मार्कर को छोटा करना पड़ेगा। ये लीजिए, वेत्रक नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? वेत्रक नदी हो गई। और कौन सी नदी आकर मिलती है इसमें? वेत्रक के अलावा मेसवा, यहां पर बीच में, यहां पर आएगी बीच में कौन सी नदी? मेसवा नदी। मेसवा नदी आ जाएगी। देखिए सेई नदी आ गई, वाक्कल नदी आ गई, वेत्रक आ गई, मेसवा नदी आ गई। और वाक्कल की सहायक नदी कौन सी है? वाक्कल में आकर मिलती है मानसी नदी। कौन सी नदी? इसमें मान लीजिए मानसी नदी आकर मिलती है। कौन सी? मानसी नदी, जो कहां पर? वाक्कल में आकर मिली। और वाक्कल कहां पर जाकर मिल गई? ये मिल गई हमारी साबरमती नदी में। इसी प्रकार मेसवा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जो कौन सी है? माध्यम और कौन सी है? हतमती। इधर से हतमती आती है और इधर से कौन सी आती है? माध्यम आती है। माध्यम, हतमती जो मेसवा में मिल जाती है। इस प्रकार ये बनी हुई है। देखिए कहां से उद्गम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कहां से उद्गम हुआ है इसका? ये हुआ है पदराला गांव की पहाड़ी से उद्गम, उदयपुर से उद्गम होता है। और ये किसकी मुख्य नदी है? ये गुजरात की प्रमुख नदी है, क्योंकि राजस्थान में तो केवल उदयपुर में बहती है। तो ये मुख्य नदी किसकी हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। और इसकी बात करें तो राजस्थान में तो लंबाई कितनी है इसकी? केवल और केवल 44 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में? 44 किलोमीटर है। और टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 371 किलोमीटर। देखिए 371 किलोमीटर में से राजस्थान में केवल और केवल 44 किलोमीटर है।
तो बाकी किस में है? गुजरात में। तो किसकी सहायक नदी? गुजरात की सहायक नदी हो जाएगी। और इसी नदी पर एक सुरंग बनाई गई थी। कौन सी? देवास सुरंग, जो राज्य की क्या है? सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी? देवास सुरंग क्या है? सबसे लंबी सुरंग है। देवास सुरंग क्या है? सबसे लंबी सुरंग है। प्यारे विद्यार्थियों, यह भी साथ के साथ याद रख लेना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्कल। वाक्कल और कौन सा है? वाक्कल के बाद में देर का है वाक्कल, वेत्रक, मेसवा, हथमती। किसकी सहायक नदी हो जाएगी? क्या माही की है? नहीं। क्या जाखम की है? नहीं। क्या सोम की? नहीं। तो ये हो जाएगी साबरमती की या सबरमती देर का है, तो यहां पर साबरमती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, टोटल इसकी लंबाई कितनी? 371 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में कितनी? 44 किलोमीटर। और देखिए कहां से उद्गम होता है? उदयपुर की अरावली के निकलती है, यानी कहां से? पदराला गांव की पहाड़ी से निकलती है। और इसकी सहायक नदियां वाक्कल, वत्रक, मेसवा, हथमती, हरनव, सेई और माजम ये हो जाएगी। और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर साबरमती के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी 2017 फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता में यह क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की रुंडित नदी किसे कहा जाता है? राजस्थान की रुंडित नदी किसे कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या घग्गर को कहा जाता है? नहीं कहा जाता। घग्गर तो हमने पढ़ा है पूरा का पूरा, तो घग्गर को तो नहीं कहा जाता। इसे मर्त नदी भी कहते हैं, घग्गर को नट नदी भी कहते हैं, नाली भी कहा जाता है, और कौन सा? सरस्वती नदी भी कहा जाता है, जिसका उद्गम कहां से? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। देखिए फिर से रिवीजन, बार बार रिवीजन करा रहा हूं जब भी ऑप्शन हमें आता है। तो देखिए बनास की पहाड़ी नहीं, बनास नदी का नहीं, बनास नदी तो हमने कल पूरी कर ली थी। बनास नदी को वन की आशा या वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से जिसका उद्गम होता है। किसकी सहायक नदी है ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और आपको त्रिवेणी संगम भी बताए थे ना, बनास, डाई और खारीवाला संगम बताया था, आपको याद भी करवाया था। अब बचा हमारा बाणगंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाणगंगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बाणगंगा हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। किसका? रुंडित सरिता किसको कहा जाता है? तो बाणगंगा को। देखिए बाणगंगा नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? बाण कैसे चलाते हैं हम? बैठे बैठे चला रहे हैं, एक जगह बैठ गए, वहां से क्या चला रहे हैं? बाण। यानी बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियों से। कहां से उद्गम होता है? बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किसका? बाणगंगा नदी का, जो कहां पर? कोटपुतली बहरोड। कहां पर? कोटपुतली बहरोड। देखिए बाण कौन चलाता था? अर्जुन चलाता था ना। तो बाणगंगा नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा। याद करवाने का तरीका ये, तो देखिए बाणगंगा नदी को कौन सी नदी कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। और अर्जुन की गंगा, बाण चलाकर हमने क्या तोड़ दिया? ताला तोड़ दिया था। बाण चलाकर तो ताला ही तोड़ेंगे ना, घर का बाहर गेट में ताला लगा हुआ है उसको तोड़ दिया, तो इसे ताला नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? ताला नदी भी कहा जाता है। और इसे जब ताला हमने तोड़ा तो पड़ोसी गए रूस, यानी इसलिए इसे रुंडित नदी कहा जाता है। देखिए आपको एक थोड़ा सा याद करवाया मैंने। बाण चलाया अर्जुन ने किस पर बाण चलाया? जो गेट पे ताला लगा हुआ था उस पर ताला तोड़ने के लिए बाण चला दिया, तो ताला गया टूट। तो जिससे क्या हुए? पड़ोसी नाराज हो गए कि तुम तो आज ऐसे ताला तोड़ रहा है, कब हमारे घर के तोड़ेगा? यानी वो रूस गया, यानी रुंडित सरिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो देखिए बेराट की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो बेराट की पहाड़ी के पास ही कौन सी सभ्यता है पता है आपको? वो पता ही आपको, बेराट की सभ्यता। तो बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? बेराट की सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। और बाणगंगा नदी अपना जल कहां पर लेकर जाती है? यमुना में लेकर जाती है। देखिए बाणगंगा नदी अपना जल कहां पर? यमुना में। इधर यमुना, ये है यमुना,
यमुना नदी में, और ये कौन सी है, बाणगंगा। ये कौन सी नदी, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी अपना जल कहां पर ले जा रही है, यमुना में, और यमुना आगे जलकर कहां पर मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी कहां पर अपना पानी ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर पानी ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो बाणगंगा नदी कौन सी प्रवाह वाली नदी हो गई, और बंगाल की खाड़ी वाली हो गई। बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल ले जाती है वो हो जाएगी ये नदी। और देखिए इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल तो लंबाई है बाणगंगा नदी की कितनी, टोटल लंबाई 380, और राजस्थान में कितनी है इसकी, 240। और इसकी सहायक नदियां भी होगी, कौन सी, सहायक नदियां भी होगी। तो सहायक नदियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन सी है, एक तो सावन है, एक पलासन, पलासन और सावन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पलासन और सावन। ये किसकी सहायक नदियां हैं, पलासन और सावन, बाणगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और इसी बाणगंगा नदी पर, इसी बाणगंगा नदी पर क्या बना हुआ है भरतपुर में, ऐजान बांध बना हुआ है। कौन सा बांध, अनजान बांध कह दीजिए, तो वो बना हुआ है ऐजान बांध। कहां पर बना हुआ है वो, भरतपुर में। कौन सी नदी पर, बाणगंगा नदी पर। कौन सी नदी पर, बाणगंगा नदी पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सारी व्याख्या बता दी, देख लीजिए यहां पर देखिए, ये रही बाणगंगा नदी जयपुर के निकट बेराट की पहाड़ी से निकलती है, लंबाई 240 है। इसे राजस्थान की रुंडित नदी कहते हैं। यह नदी अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर में बहती उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। और अर्जुन की इसे गंगा भी कहा जाता है। और देखिए दाएं तट से तो कौन कौन सी, नाला, सूरी और गुमटी नदी मिलती है, और बाएं तट से पालसन और सवान नदी आकर मिलती है, जो इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, भरतपुर में, तो वो इसी नदी के किनारे तलहटी के जमाव के कारण वहां पर घना पक्षी अभ्यारण्य है, ये बना हुआ है। और इतनी बातें ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया इसी व्याख्या में से क्वेश्चन कि कौन सी नदी यमुना में अपना जल ले जाती है। लूणी ले जाती है क्या, नहीं ले जाती। क्या माही ले जाती है, नहीं ले जाती। क्या बाणगंगा, जी। क्या साबरमती, नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देर का है, प्रयोगशाला सहायक जियोग्राफी में पूछा गया निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। सोम, नहीं, ये तो दक्षिण में। जोजड़ी, लूणी में आ गई। काली सिंध, काली सिंध तो नहीं, ये तो इधर झालावाड़ में आ गई। तो बाणगंगा हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए एक की व्याख्या कर ली, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आती है हमारी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नदी, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। और क्या है, कथन और कारण दे रखे हैं, और नीचे हमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शन। और ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएससी 2017 और कंपाइलर एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, तो ये तो है बिल्कुल सही। जी हां, चंबल नदी राजस्थान की क्या है, नित्यवाही नदी है, यानी जो हमेशा बहती रहती है, जो हमेशा बहती रहती है। फिर देखिए कथन आर, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ये तो गलत बात है, इससे तो विद्युत भी उत्पादन की जाती है, केवल सिंचाई के लिए नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें कथन ए तो सही है, आर गलत दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए तो सही है और आर क्या दे रखा है, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। देख लीजिए ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए चंबल नदी की बात करते हैं, तो ये व्याख्या हम समझेंगे मैप के माध्यम से। किसके माध्यम से समझेंगे, मैप के माध्यम से। तो चलिए बना लीजिए हमारा रफली मैप राजस्थान का। तो ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या है, प्यारा सा राजस्थान। ये लीजिए, ये है राजस्थान बन गया। ठीक है, ये है राजस्थान बन गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। कौन सी नदी, चंबल नदी। और चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश से। यहां पर बना लीजिए मध्य प्रदेश का, जहां से चंबल यानी चंपल कहां पर पांव में पहनते हैं, तो यहां पर बना लीजिए जाना पाव की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ी है यहां पर, जाना पाव की पहाड़ी, जहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, जाना पाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी, ये पहाड़ी
लिखा ही नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। ये क्या है? पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी बन गया। यहां से चंबल नदी निकलती है, तो चलिए आगे चलते हैं। चंबल नदी इस प्रकार चंबल नदी जाएगी, चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से हमारे यहां पर प्रवेश करती है, और उसके बाद कहां पर? कोटा में बहती है, बूंदी में बहती है। उसके बाद कहां पर चली जाती है? सवाई माधोपुर और करौली होते हुए धौलपुर में, यहां से आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। ये है यमुना, और आगे यमुना किसमें? गंगा में। तो इस प्रकार है, ये गंगा है। कौन सी? गंगा, गंगा नदी हो गई ये। और ये कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। और ये हमारी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। तो चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ है? जाना पाव की पहाड़ियों से हुआ है, जो कहां से प्रवेश कर रही है? चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश कर रही है। उसके बाद कहां पर है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना? तो अब देखिए आगे चंबल नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1 पर क्या याद रखोगे चंबल नदी के बारे में? उद्गम स्थल पता चल गया। नंबर 2 पॉइंट, कौन कौन से जिलों से बहती है? तो चित्तौड़गढ़ आ गया, कोटा आ गया, बूंदी आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, करौली आ गया और धौलपुर आ गया। ये जिले हो गए। नंबर 3 क्वेश्चन क्या बनेगा कि चंबल नदी के उपनाम क्या क्या है? देखिए, हमेशा बहने वाली नदी है तो क्या हो जाएगा? सदा वाहिनी। सदा वाहिनी, वाहिनी माने बहने वाली, सदा यानी हमेशा। तो या सदा वाहिनी कह दीजिए, या कह दीजिए नित्य वाहिनी। नित्य बोले तो सदा ही होता है, तो सदा वाहिनी, नित्य वाहिनी। और इसे कहा जाता है कामधेनु। क्या कहा जाता है? कामधेनु भी इसे कहा जाता है। और क्या रह गया? देखिए, ये मालव क्षेत्र में बहती है। यहां पर कोटा हो गया, बूंदी हो गया, इस क्षेत्र में, मालव क्षेत्र में बहती है, तो इसे मालव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मालव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी टोटल लंबाई, नंबर 4, टोटल लंबाई है इसकी 1051 किलोमीटर। यानी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो हो जाएगी चंबल नदी। कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी। अब देखिए, चंबल नदी पर बने हुए हैं कुछ बांध। क्या बने हुए हैं? कुछ बांध बने हुए हैं। तो चलिए उन बांधों को हम क्या करते हैं? नोट करते हैं। नंबर 1, मध्य प्रदेश में बना हुआ है कौन सा बांध? मध्य प्रदेश में बना हुआ है हमारा गांधी सागर बांध। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में क्या बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद क्या बना हुआ है? जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा में ही क्या बना हुआ है? कोटा बैराज। यानी 4 बांध बने हुए। नंबर 5 पॉइंट है, कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। कितने? 4 बांध। कौन कौन से बांध बने हुए हैं पता है ना आपको? नंबर 1 पर याद रखना हमें, गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। नंबर 2 पर कौन सा है? ये नंबर 2 है राणा प्रताप सागर बांध। नंबर 3 कौन सा? जवाहर सागर बांध। और नंबर 4 कौन सा बांध है हमारा? नंबर 4 कोटा बैराज। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि चंबल नदी पर निर्मित बांध उत्तर से दक्षिण क्रम लिखिए। तो ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा। उत्तर से दक्षिण लिखने को कहे तो उत्तर में पहले कोटा आएगा, फिर जवाहर सागर, नहीं, फिर जवाहर सागर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा, और फिर क्या आएगा? गांधी सागर बांध आ जाएगा। आपसे एग्जामिनर दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है तो पूछ सकता है, तो आप बता दीजिए। तो यहां पर इनमें से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा बांध है हमारा राणा प्रताप सागर बांध। सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध यहां पर सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। ठीक है। और इन तीनों में से कौन कौन से? गांधी सागर हो गया एक, तो एक हमारा हो गया ये राणा प्रताप सागर, और एक हो गया हमारा जवाहर सागर। इन तीनों से तो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कोटा बैराज जो आपको दिखाई दे रहा है वहां से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता। 3 ही बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध, और कौन सा? जवाहर सागर बांध, जहां से क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बल्कि यहां से, कहां से? जो कोटा बैराज है ना, यहां से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता, नहीं किया जाता विद्युत का उत्पादन। अब देखिए और क्या बातें रहेगी। और जो राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है ना, यही इसी के पास बना हुआ है कौन सा जलप्रपात है?
चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जलप्रपात भी यहां पर बना हुआ है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात भी चंबल नदी के किनारे। नंबर 6 पॉइंट है, कौन सा जलप्रपात हो गया? चूलिया जलप्रपात हो गया। नंबर 7 पॉइंट, सर्वाधिक उत्कात भूमि वाली या सर्वाधिक अवनलिका अपवर्तन वाली नदी भी कौन सी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी? चंबल नदी है। और क्या रह गया? हाँ, इसका अपवाद क्षेत्र रह गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसका अपवाद क्षेत्र कितना है? 8 नंबर पॉइंट है, 20.90%। कितना है इसका अपवाद क्षेत्र? है 20.90% इसका अपवाद क्षेत्र है। और क्या रह गया जी? बस इंपॉर्टेंट बातें सभी आ गई। वैसे तो बहुत है चंबल नदी के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट व्याख्या की बात करें तो ये हमारी आ गई है। तो अब करेंगे उस क्वेश्चन को जो हमें दे रखा था, वो तो कर दिया था, और इसकी व्याख्या देख लीजिए। ये क्या कह रहे हैं? तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्य श्रेणी जानापाव की पहाड़ियों से होता है, 84 के राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद कोटा बूंदी जिले की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में मिल जाती है। और ये क्या है? एक 12मासी नदी है। और इस नदी पर क्या क्या बने हुए हैं? देखिए, गांधी सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बना हुआ है, और इनसे सिंचाई और विद्युत दोनों उत्पादन किए जाते हैं। और जल द्वारा अपवर्तन भी सबसे ज्यादा, यानी अवनलिका अपवर्तन कहा था। उत्कात भूमि जिसे डांग या बीहड़ के नाम से जाना जाता है, वो भी यहां पर पाई जाती है। और सर्वाधिक अवनलिका अपवर्तन के कारण यहां पर क्या है? उबड़ खाबड़ भूमि भी पाई जाती है। और यहां पर सर्वाधिक उत्कात राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर यहां पर पाया जाता है। और क्या रह गया जी? आगे चलिए, कोटा बैराज। ये इंपॉर्टेंट है कि कोटा बैराज पर चंबल नदी क्या है? सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। कहां पर? कोटा बैराज के पास। और यहां पर घड़ियाल, डॉल्फिन समेत अन्य जलीय जीव पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये प्रदूषित हो रही है, तो इनको क्या है? क्या आ जाएगा? खतरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जूनियर में पूछा गया, जूनियर वेल्डर के एग्जाम में, कि राजस्थान में जल द्वारा अपवर्तन सबसे अधिक किस नदी पर होता है? तो जल द्वारा तो कौन सी पर? चंबल नदी पर होता है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंपल कहां पर पांव में पहनते हैं? तो जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कुंभलगढ़ की खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का। और नाग पहाड़ से तो लूणी नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देख लीजिए। सदावाहिनी चंबल या नित्यवाहिनी दे दे, या राजस्थान की कामधेनु दे दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी, जिसका उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से। बाण कैसे चलाया था? बैठे बैठे, यानी बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। घग्गर नदी का उद्गम कहां से? घर घर में क्या बना हुआ है? शिवलिंग की स्थापना की गई, यानी शिवालय बना हुआ है, शिव का मंदिर बना हुआ है घर घर, तो घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और कांतली नदी तो शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जो खंडेला के पहाड़ियों से उद्गम होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैब असिस्टेंट और आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी जूनियर वेल्डर के एग्जाम में, कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम में, इन्वेस्टिगेटर एग्जाम में, और जेईएन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में, कितने एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति वाला है? बनास बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, या बोराट का पठार? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी बोले तो बोलो, अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार श्रीमान। और बनास नदी आपको बताई दिया कि खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होता है, और लूणी बेसिन भी आपको बता दिया कि नाग पहाड़ से उद्गम होता है, और बोराट का पठार भी मैंने आपको बता दिया। कौन से टॉपिक में? भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? तो वो हमारा प्यारा सा बोराट का पठार है। और पठारों की ट्रिक आपको भी बता रखी है। कौन सी ट्रिक बता रखी है? उड़ अब भौरा ऊपर, यानी सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। जो उड़ेगा तो वही सबसे ऊंचा होगा, और उड़ेगा सबसे ऊंचा, यानी उड़िया का पठार सबसे ऊंचा। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है।
याद करवा रखा है एक एक बातें। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी हेड कहां पर मिलती है, वही क्वेश्चन और देख लीजिए। स्कूल लेक्चरर और लाइव स्टॉक यानी पशुधन सहायक और कनिष्ठ अभियंता में ही पूछ लिया गया। बी हेड कौन से चंबल बेसिन में मिलते हैं श्रीमान? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका तो सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4 बांध जो बने हुए हैं चंबल नदी पर, उनमें से पूछा गया कि सर्वाधिक प्रदूषित कहां पर हुई है। तो गांधी सागर बांध पे नहीं, गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश में है और चंबल नदी पर बना हुआ दक्षिणतम क्या है, ये बांध है। राणा प्रताप सागर बांध नहीं, ये तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसी के किनारे चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। और जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है कौन सा? राणा प्रताप सागर। क्या जवाहर सागर बांध? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवाहर सागर बांध में तो कोटा में स्थित है, जहां से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है लेकिन प्रदूषित नहीं है। क्या कोटा बिराज? जी हां, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहां पर क्या है, चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, कोटा बिराज। तो यहां पर विद्युत का उत्पादन भी नहीं किया जाता, तो यहां पर क्या है, प्रदूषित है। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों से सीमा बनाती है? कोटा बारा की बनाती है, बारा झालावाड़ की बनाती है, सवाई माधोपुर। टोंक में जाती नहीं, झालावाड़ में जाती नहीं, बारा में जाती नहीं, तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोटा और सवाई माधोपुर। क्यों? क्योंकि चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है, उसके बाद कोटा और बूंदी में बहने के बाद आगे सवाई माधोपुर में, उसके बाद करौली में, उसके बाद धौलपुर में और आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। इस प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की निम्न में से किस जिले में काली सिंध चंबल में मिलती है? यह क्वेश्चन नहीं किया जी, हमने क्वेश्चन नहीं किया ना, चंबल की सहायक नदियां क्वेश्चन नहीं किया। तो एक बार याद रख लीजिए केवल चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है। एक तो है काली सिंध, जो अभी आपको दिखाई दे रही है, काली सिंध, जो चंबल में जाकर मिलती है। एक है बनास नदी, भी चंबल में जाकर मिलती है ना, तो बनास याद रख लीजिए। एक है कौन सी? मेज नदी। एक है ईज नदी। एक है कुराल। एक है कौन सी? पार्वती। और कौन सी है? चाकण। चाकण भी है, ठीक है, चाकण आ गई। और कुन्नू, हमारी प्यारी सबसे फेवरेट नदी कौन सी? कुन्नू। किसकी सहायक नदी? चंबल की सहायक नदी है श्रीमान। और कौन सी रह गई जी? चाकण आ गई, पार्वती। ठीक है, इतनी याद कर लीजिए। तो है, तो काली सिंध कहां पर मिलती है? तो क्या बारा में, झालावाड़ में, टोंक में या कोटा में? और आपको पहले काली सिंध आई थी, जब मैंने बताया था ना, काली सिंध आई थी, वो झालावाड़ की है। और कहां से इसका उद्गम होता है, तो देख लीजिए किस प्रकार है। देखिए, चंबल की सहायक नदी काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास की पहाड़ियों से उद्गम होता है। राजस्थान के बारा और झालावाड़ से गुजरते हुए कोटा जिले के नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। और इस क्वेश्चन को किस प्रकार करते? देखिए, काली सिंध नदी की बात करें, क्या बारा में चंबल नदी जाती है? क्या बारा में गुरुदेव नहीं जाती, कोटा बूंदी में जाती है। हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो 2 ही जिले हैं, कोटा और बूंदी, जहां पर चंबल नदी जाती है। क्या झालावाड़ में चंबल नदी जाती है? नहीं जाती। क्या टोंक में चंबल नदी बहती है? नहीं बहती। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोटा। जहां पर चंबल नदी बहती है तो वहीं पर तो जाकर मिलेगी, जहां पर बहती है वहीं पर तो जाकर चंबल नदी में मिलेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। और साथ ही साथ आपको यह भी पता चल गया, क्या पता चल गया, कि काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? देवास की पहाड़ियों से। काली सिंध नदी का उद्गम कहां से? देवास की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। और यह बारा और झालावाड़ और कोटा में बहती है। और चंबल नदी में कहां पर जाकर मिलती है? नोनेरा, कोटा में जाकर मिल जाती है। और काली सिंध की भी बात करें तो इसकी भी सहायक नदियां हैं, काली सिंध की भी सहायक नदियां हैं। आहू, उजाड़, निवाज, परवन, ये किसकी सहायक नदियां? आहू, परवन, निवाज, उजाड़, ये है काली सिंध की सहायक नदियां। और काली सिंध तो चंबल की सहायक नदी है, यानी ये हो गया हमारा काली सिंध। और ये देखिए वही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको, चूलिया जलप्रपात भी क्वेश्चन पूछा गया उद्योग प्रसार अधिकारी में, कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो चूलिया जलप्रपात तो कहां पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए, चंबल नदी का उद्गम कहां से? फिर से याद कीजिए एक बार, जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? बनास का उद्गम कुंभलगढ़ की खमनोर की पहाड़ियों से होता है।
साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये पदराला गांव की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। याद रखने एक एक पॉइंट प्यारे विद्यार्थियों। और ये जलप्रपात देख लीजिए किस प्रकार है जलप्रपात। देखिए चूलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर स्थित है और देखिए ऊंचाई 18 मीटर। राणा प्रताप सागर बांध चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बनाया गया। मैंने कहा था ना राणा प्रताप सागर बांध के पास बनाया गया है और यह एक गुरुत्वीय बांध है। क्या है? गुरुत्वीय बांध। क्वेश्चन नंबर 663 आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया और यह क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको व्याख्या में कि चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत में है? क्या 22.70 है, क्या 21.10 है, या 19.10 है, या 20.90 है? तो आपको मैंने बताया था 20.90 ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए यही क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिया था लैब असिस्टेंट और एलए के एग्जाम में पूछा गया। कामधेनु नदी किसे कहा जाता है? तो कामधेनु नदी चंबल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। और इसकी और नाम देख लीजिए, इसका प्राचीन नाम है चरमण्यवती नदी। चरमण्य नदी और कामधेनु, और इसे क्या कहते हैं? नित्य वाहिनी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? नित्य वाहिनी के अलावा सदा वाहिनी के नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिए ये आपको याद रखने। और यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच क्या बनाती है? अंतरराज्य सीमा भी बनाती है। और इसकी सहायक नदियां देखिए अलनिया, बनास, पार्वती, काली सिंध, मेज इसकी सहायक नदियां हैं। अब आ गई हमारी लूणी नदी। कौन सी लूणी नदी आ गई? कौन सी? लूणी नदी आ गई। और हमें पूछा गया यह यदि हम लूणी नदी की बात करें तो इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियां किस क्रम में पाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? हमें पूछा है कि लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से, उसके बाद इस प्रकार लूणी नदी बहती है। तो लूणी नदी का उद्गम जहां से होता है वहां से सहायक नदियां इसमें मिलने प्रारंभ होती है ना। तो वो क्रम बताना है हमें। क्या बताना है? क्रम हमको बताना है। तो बता देंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्रम भी बता देंगे जो वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लूणी नदी की बात करें। इसकी बात करें, लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? लूणी नदी का उद्गम होता है हमारे कहां से? नाग पहाड़ अजमेर से। कहां से? नाग पहाड़ अजमेर से। नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। नाग पहाड़ से उद्गम होता है। किसका? लूणी नदी का। किसका? लूणी नदी का। उसके बाद देखिए लूणी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी और सर्वाधिक पूछी जाती है। पहले तो इसकी क्या सहायक नदी है ना, उनकी ट्रिक जान लीजिए आप। तो क्या जान लीजिए? इसकी जो सहायक नदी है ना लूणी की, उसकी ट्रिक जान लीजिए। और क्या है उसकी ट्रिक? है सागी मित्र की सगाई। यानी सगाई हो रही है किसकी? सागी मित्र है आपका कोई, उसकी सगाई हो रही है। किसके साथ हो रही है? देखिए सुकेड़ी बांडी लड़की साग होई सरस्वती। इस प्रकार है इसकी किसकी? लूणी नदी की। तो देख लीजिए ये हो जाएगी लूणी नदी की सहायक नदियां। उसके बाद देखिए ये अजमेर से कहां पर आती है? नागौर में आती है। उसके बाद कहां पर आती है? पाली में आती है। उसके बाद जोधपुर में आती है। उसके बाद ये बाड़मेर में आती है और फिर जालोर में आती है और इस प्रकार ये आगे चली जाती है। देखिए नंबर 1 जिला, और इसकी ट्रिक बताऊं? अन्ना पाजो बाजा। अन्ना पाजो बाजा ये है जिले। याद रखने ऐसे अजमेर, ना से नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर। ये जिले क्रम से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है। अन्ना पाजो बाजा में बहती है। यानी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में बहती है। ठीक है। और ये नाग पहाड़ से गोविंदगढ़ तक इसका नाम क्या है? इसका नाम जाना जाता है सागरमती के नाम से। उद्गम स्थल पर इसका नाम क्या है? सागरमती है। उद्गम स्थल पर इसका नाम क्या है? सागरमती। उद्गम स्थल पर इसका नाम सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? उसके बाद इसका नाम हो जाता है लूणी नदी।
कहां पर? बालोतरा बाड़मेर में। ये बालोतरा बाड़मेर आएगा तब ये यहां पर क्या है, खारी हो जाती है। पहली ये मीठी है, उसके बाद खारी हो जाती है। कहां पर? बालोतरा में आने के बाद। तो इसे क्या कहा जाता है? आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी लूणी नदी को जाना जाता है। और क्यों, कौन कौन से नाम है? लूणी नाम से लवणवती नाम है, लवणाद्री नाम है, लवणावरी नाम है, और इसे साकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? साकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और लूणी नदी का इंपॉर्टेंट कोई बांध है क्या? जी श्रीमान। कौन सा बांध? जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है? जसवंत सागर बांध इंपॉर्टेंट है। और जो कहां से कहां पर है? जोधपुर में है। जसवंत सागर बांध कहां पर है? जोधपुर में है। और क्या याद रखना है जी लूणी नदी का? हाँ, कौन से क्षेत्र में बहती है? गोडवाड़ क्षेत्र में बहती है लूणी नदी। कौन से क्षेत्र में? गोडवाड़ क्षेत्र में लूणी नदी बहती है। गोडवाड़ क्षेत्र में लूणी नदी बहती है। आधी मीठी आधी खारी आ गया। सागरमती के नाम से भी जाना जाता है इसे। अन्ना पाजो बाजा और साकरी नदी आ गया। गोडवाड़ क्षेत्र आ गया। जसवंत सागर बांध बता दिया मैंने आपको। और हाँ, इसके और उपनाम है। रेगिस्तान की इसे गंगा कहा जाता है या रेगिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में बहती है तो मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। पश्चिम मरुस्थल में बहती है तो पश्चिम मरुस्थल की गंगा भी इसे कहा जाता है। और ये एक बरसाती नदी है। जिस प्रकार क्या थी? चंबल नदी तो पूर्णतः यानी नित्यवाही नदी थी, तो ये है एक बरसाती नदी। यानी जब बरसात होगी ना तभी ये बहती है, बरसात होती है तभी ये बहती है। और क्या रह गया जी? गोडवाड़ आ गया प्रदेश। और इसकी बात क्या रह गई? लूणी नदी की रह गई एक बात, इंपॉर्टेंट बात, कि इसे अंतः सलीला की संज्ञा किसने दी थी? कालिदास ने लूणी नदी को कौन सी संज्ञा दी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अंतः सलीला की संज्ञा दी। अंतः सलीला की संज्ञा कालिदास ने लूणी नदी को दी थी। कौन सी नदी को दी थी? लूणी नदी को दी थी। बस ये याद रखिए। और लूणी नदी, और क्या रह गया? हाँ, इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन पूछा गया, लूणी नदी ऐसे नागपाड़ से उद्गम होता है, फिर ये अन्ना, अन्ना यानी अजमेर, फिर नागौर, अन्ना पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर और फिर जालोर होती हुई आगे चली जाती है। और इसका जो उत्तर पूर्वी, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व, यानी इसका जो उत्तर पूर्वी भाग है ना वो किस नाम से जाना जाता है? काला भूरा डूंगर के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मुझे याद आ गया। काला भूरा डूंगर के नाम से भी इसे जाना जाता। आगे क्वेश्चन आएगा तब देख लेना। काला भूरा डूंगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और नेहड़ क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। जालोर और सांचौर में नेहड़ क्षेत्र के नाम से लूणी नदी को जाना जाता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी? 495 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। टोटल लंबाई बता दी। अब बात करेंगे हम किसकी? सहायक नदियों की। किसकी? सहायक नदियों की अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लूणी नदी उद्गम हो गया अजमेर, पाली, अजमेर से पाली आती है, अजमेर से नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर और फिर जालोर में इस प्रकार आती है कौन सी? लूणी नदी। ये हो गई हमारी लूणी नदी। तो इसकी हम सहायक नदियों की बात करें, नंबर 1 पर आती है जोजड़ी नदी, जो इधर से आकर मिलती है। किसमें? जोजड़ी नदी। ये हो गई जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। उसके बाद नंबर 2 पर आती है यहां पर बांडी नदी। कौन सी? बांडी नदी। जोजड़ी आ गई, उसके बाद आती है बांडी नदी। बांडी नदी के बाद नंबर 3 पर मिलती है इधर से ही कौन सी? बांडी लीलड़ी नदी। कौन सी? लीलड़ी नदी। उसके बाद लीलड़ी के बाद आती है मीठड़ी। कौन सी? मीठड़ी नदी आती है। मीठड़ी के बाद आती है सूकड़ी, सूकड़ी आ गई। सूकड़ी के बाद कौन सी आती है जी? सूकड़ी के बाद मिलती है इसमें जवाई नदी। कौन सी? जवाई नदी आकर मिलती है। उसके बाद कौन सी मिलती है? सागी नदी मिलती है। कौन सी? सागी नदी भी आती है। और इसके बाद लास्ट में मित्री नदी आ जाएगी। कौन सी? मित्री नदी आ जाएगी। और गुइया नदी भी आ जाती है बीच में। तो और इसकी ट्रिक क्या थी? मेरे सागी मित्र की सगाई, मेरे सागी मित्र की सगाई, सुकेड़ी बांडी लड़की सगा होई सरस्वती। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सी आकर मिल रही है? इधर से जोजड़ी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या? जोजड़ी नहीं दे रखा। उसके बाद इसमें आकर कौन सी मिलती है? ये रही बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी इसमें आकर मिलती है। बांडी नदी के बाद में कौन सी मिलती है इसमें? बांडी नदी के बाद में मिलती है लीलड़ी नदी। तो लीलड़ी भी ऑप्शन में नहीं है। फिर कौन सी मिलती है लीलड़ी के बाद इसमें?
मीठड़ी मिलती है। कौन सी? मीठड़ी भी ऑप्शन में नहीं है। मीठड़ी के बाद कौन सी मिलती है इसमें? मीठड़ी के बाद मिलती है सूखड़ी। तो सूखड़ी दे रखा है हमें, ये रहा, यानी सबसे पहले 3 नंबर आएगा। क्या आएगा? 3 नंबर आएगा। उसके सूखड़ी के बाद कौन सी आती है? सूखड़ी के बाद जवाई आती है, यानी सूखड़ी के बाद जवाई, यानी 3-1 आएगा। क्या आएगा? 3-1 आ जाएगा। इसमें है क्या 3-1? नहीं। इसमें है क्या 3-1? नहीं। इसमें है क्या 3-1? यहां पर 3-2 यहां पर, और ये दे रखा है 3-1, यानी 4-2-3-1। इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। और देख लीजिए अंत तक सहायक नदियों का क्रम: गुइया, जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, जुआई, खारी, साकी, ये होगा। इसका नदी का उद्गम स्थान से बालोतरा तक मीठा पानी है, उसके बाद ये खारी हो जाती है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? आधी मीठी और आधी खारी। और कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। और क्या रह गया? साकरी, लवणवती, लवणाद्री, मरुगंगा, खारी मीठी, इस नाम से इसे जाना जाता है। नागपाड़ी से इसका उद्गम होता है। और क्या है देख लीजिए, ये देखिए इसे क्या है, 511 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई बता रहा है यहां पर। और ये पश्चिमी मरुस्थल में बहती है, गोडवार क्षेत्र में बहती है। और देख लीजिए जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, नागौर में बहती है। और जालोर सिवाना की पहाड़ियां स्थित है इसी क्षेत्र में, ग्रेनाइट के लिए जो प्रसिद्ध है। और इसके उत्तरी भाग को थली और पूर्वी भाग को काला भूरा डूंगर के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जयन सिविल डिग्री एग्जाम में कि लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो बालोतरा तक मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? अभी आपको बताया था गोडवार क्षेत्र में बहती है, तो गोडवार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैब असिस्टेंट। अच्छा, गोडवाना पे निशान लगा दिया, क्या गोडवाड़ है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये ध्यान रखना जी। देखिए गोडवाना भी दे रखा है और गोडवाड़ भी दे रखा है, तो गोडवाड़ है, नाम सही बोल रहा था, निशान गलत लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो लैब असिस्टेंट और कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया था। लूनी बेसिन का पूर्वी सीमा कौन सी है? पूर्वी सीमा हो जाएगी काला भूरा डूंगर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसकी व्याख्या बता देता मैं, ये इस प्रकार करा रहा हूं यहां पर। लूनी बेसिन राजस्थान के विस्तृत भूभाग के कौन से भाग में? क्या पूर्वी में? नहीं। क्या अरावली में? नहीं। क्या दक्षिण पूर्व में? नहीं। तो पश्चिमी मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक बार व्याख्या करने के बाद किस प्रकार हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जयन सिविल और कनिष्ठ अभियंता में क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है। तो चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है, बनास नदी भी जाती है, बाणगंगा भी जाती है, लेकिन लूनी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? बाड़मेर के तिलवाड़ा में कौन सी नदी मिलती है? जवाई नदी मिलती है, माही नदी मिलती है, सूखड़ी मिलती है या मीठड़ी मिलती है? देखिए सूखड़ी जालोर है, जवाई पाली है, माही मिलती नहीं है, तो बचा कौन सा हमारा? मीठड़ी। तो इसका आंसर जुआई नदी बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी में मिल जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। देखते हैं, एक बार देख लेता हूं मैं, पहले रुकिए, कमेंट कर दूंगा। चलिए इसका आंसर कमेंट कर दूंगा, क्या ऑप्शन नंबर बी आ रहा है या ए आ रहा है? ठीक है ना। फिर देखिए कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था? कौन सी नदी से? रोहिली, लूनी, खांसी या फिर जवाई नदी? तो ये तो प्यारे विद्यार्थियों लूनी नदी आ जाएगा, क्योंकि वहां पर बाढ़ आई थी, क्योंकि अजमेर में ज्यादा बारिश हुई थी, नागपाड़ में वहां पर ज्यादा बारिश हुई, तो लूनी नदी में बाढ़ आई थी और कवास बाड़मेर क्षेत्र में बाढ़ आ चुकी थी। इस कारण तो ये मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है, पश्चिम मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो देखिए लूनी नदी है रंगाई छपाई, क्योंकि बाड़मेर में अजरक और मल्लीर प्रिंट प्रसिद्ध है, इस कारण यहां पर रंगाई छपाई ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। वह नदी, लैब असिस्टेंट में पूछा गया, वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है और पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है। दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती है और वापस क्या है? दक्षिण में मुड़ जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जी? ऐसी एक ही नदी है। कौन सी नदी? ऐसी एक ही नदी है, उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी उस नदी का नाम है। तो माही नदी पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। और माही नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार चंबल नदी हमने पढ़ी थी उसी प्रकार क्या है? माही नदी भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है? माही नदी भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए माही नदी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, तो निकाल लीजिए मैप, ये लीजिए, यहां पर है नीचे
इधर क्या है बाड़मेर वाला, ये देखिए, बस इतना ही बना लेते हैं। नीचे दक्षिण दक्षिण भाग बना लेते हैं। यहां से देखिए दक्षिण भाग बना लिया हमने, एक बार यहां से नीचे और कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए, ये है दक्षिणी भाग। यहां से क्या गुजरती है, करक रेखा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से करक रेखा गुजरती है। कहां से करक रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से करक रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश में अममोरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में अममोरा की पहाड़ियां, यहां पर मध्य प्रदेश में अममोरा की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां, अममोरा, अममोरा, अममोरू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किससे, अममोरा की पहाड़ियों से। तो देखिए राजस्थान में यह प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। कहां से, बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। तो देखिए राजस्थान के बांसवाड़ा में ये प्रवेश कर गई। ठीक है, बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद ये थोड़ी सी प्रतापगढ़ में, उसके बाद वापस मुड़ाती है यहां पर डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा, फिर ये वापस से चली जाती है। यानी ये है माही नदी। देख लीजिए माही नदी, देखिए इस प्रकार गई और इस प्रकार आ गई, यह है करक रेखा। तो आकृति देखिए उल्टे यू अक्षर के समान है, ए अक्षर के समान आपको आकृति दिखाई दे रही है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी, माही नदी हो जाएगी। दक्षिण राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है, वागड़, वागड़, वागड़ क्षेत्र में बहती है ना, वागड़ क्षेत्र, तो वागड़ की इसे गंगा कहा जाता है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र, तो इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा भी इसे कहा जाता है। और ये 56 के मैदान में बहती है, तो 56 के मैदान की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि 56 का मैदान कौन सा है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है, 56 का मैदान कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को 56 का मैदान भी कहा जाता है। और इसी नदी पर क्या बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है, या माही सागर बजाज क्या परियोजना चलाई जा रही है, कौन सी पर, माही नदी पर। बस याद हो गया ना सारा, बस ये याद रखिए। और डूंगरपुर है ना, यहां पर सोम, माही, जाखम, 3 नदियों का त्रिवेणी संगम। बणेश्वर धाम, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, जिसकी स्थापना किसने की थी, संत मावजी के द्वारा की गई थी, जिसे आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। याद रखना वो भी। और इस पर कौन सा बांध बना हुआ है वो मैंने बता दिया। और क्या याद रखना है जी, इसकी सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, चाप, ईरू, ये है इसकी सहायक नदियां। कौन कौन सी, सोम, जाखम, कौन कौन सी, सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, इसकी सहायक नदियां हैं जी। अब हमें देखिए क्या दे रखा था, ये क्वेश्चन तो कर लिया ना हमने। देखिए दक्षिण से प्रवेश करती है, ये आया दक्षिण, फिर पश्चिम में जाती है और पुनः दक्षिण में, ये हो गई माही नदी। ऑप्शन नंबर ए, कौन सी नदी, माही नदी। ये लीजिए इसकी व्याख्या, सारी की सारी व्याख्या साथ की साथ देख लीजिए। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला विंध्याचल पर्वत से निकलती है। बांसवाड़ा के खांडू ग्राम, या कह दीजिए खाटू ग्राम से ये प्रवेश करती है। उसके बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर में सीमा बनाने के बाद ये वापिस चली जाती है, वापिस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई 583 किलोमीटर है और एकमात्र नदी जो करक रेखा को 2 बार काटती है, करक रेखा को 2 बार। और इसकी सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, पनाम, चाप, एरू, भादर, इराऊ, हारण, मोरेन, ये इसकी सहायक नदियां। और इसका किनारा, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, कांठल की गंगा भी कहा जाता है। कांठल की गंगा भी इसे कहा जाता है, किसको, माही नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 675 नंबर क्वेश्चन अभी हमने किया है। अनास, एरू, चाप किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये माही नदी की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए निम्न में से मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है जो खंबात की खाड़ी में जल ले जाती है, तो माही नदी है जो खंबात की खाड़ी में ले जाती है। और मध्य प्रदेश की अममोरा की पहाड़ियां, अममोरू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और बांसवाड़ा के कहां से, खाटू ग्राम से राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया क्या, कि नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती, बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, काली सिंध, ये किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और चंबल नदी किस में जाती है, यमुना में जाती है। यमुना गंगा में जाती है और गंगा कहां पर चली जाती है, ये यमुना हमारी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो काली सिंध तो बंगाल की खाड़ी की है। फिर देखिए बनास चंबल की सहायक नदी ये भी है, ये यमुना में जल ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, जो खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, माही नदी।
माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। थल्ली तो बीकानेर में मरुस्थल को कहा जाता है। छप्पन का मैदान तो बांसवाड़ा, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ को कहा जाता है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिले में क्या है? छप्पन का मैदान। और छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। बालोतरा बाड़मेर में छप्पन की पहाड़ियां स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करक रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। और करक रेखा ऐसी है, माही नदी ऐसी है, तो आकृति बन गई ए अक्षर के समान, या उल्टे यू अक्षर के समान, या उल्टे वी अक्षर के समान आकृति बन गई माही नदी। क्वेश्चन नंबर 680, जयन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये है हमारी माही नदी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 680 क्वेश्चन हमने कर लिए। कहां से चले थे हमने? 600 कितने नंबर? 645 से चले थे क्या? 645 कर रखे थे हमने, और उसके बाद 680 तक हमें आ चुके हैं। तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 35 क्वेश्चन हमने कर लिए बड़े ही अच्छे तरीके से प्यारे विद्यार्थियों। कल हम करेंगे आगे और क्वेश्चन। अभी और टॉपिक है, अभी तो बहुत टॉपिक बाकी है। ये कौन सा? झीलें आनी बाकी है, इसमें नदियां चल रही है अभी तो बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक के। तो देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जुड़े रहिएगा अंत तक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी व्याख्या देखिए। आगे तो बहुत ही मजा आने वाला है, आगे तो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन और आने वाले हैं, मिलान करने वाले आने वाले हैं। देखिए झील के क्वेश्चन आ जाएंगे उसके बाद, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। आने वाली जितने भी वीडियो वो देख लीजिएगा। और ये क्लास आपको किस प्रकार लगी, प्यारा सा कर दीजिए कमेंट, क्लास को कर दीजिए लाइक। प्यारे विद्यार्थियों क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्यारा सा सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना, उसे जरूर दबा दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्या मिल सके? नोटिफिकेशन आपको प्यारे विद्यार्थियों मिल सके। देखिए यहां तक करेंगे 832 नंबर क्वेश्चन तक ये टॉपिक है, 832, और आए कहां तक है? 680 नंबर क्वेश्चन तक आए हैं अभी हम। तो देखिए 832 तक करने, उसके बाद देखिए प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, बांध और नहरें टॉपिक करेंगे, यानी सारे का सारा मैटर करेंगे। और जैसे ही भूगोल कंप्लीट, उसके बाद हम अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।